नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे में आज बात गुजरात की। 2017 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके ठीक पहले या फिर ऐसे कहिए कि 2 साल के भीतर एक और नया मुख्यमंत्री आज गुजरात को मिल गया है। जी हां, विजय रूपानी जो ना कि दलित है और ना ही पाटीदार है या पटेल है, उनको बीजेपी के विधायकों ने अपना नेता चुन लिया है। विजय रूपानी जब तक प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के बीजेपी के, वो अब मुख्यमंत्री होने वाले हैं। उनकी औपचारिक शपथ होगी, लेकिन आज विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुन लिया गया। और विजय रूपानी के बारे में बताया जाता है कि रूपानी साहब 2014 में पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे बाकायदा विधायक बनकर। हालांकि उनका राजनीतिक करियर काफी लंबा है, वो बीच में एक बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, लेकिन विधायक पहली बार बने 2014 में, वो भी बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में, जब वजूभाई वाला को राज्यपाल बनाकर गुजरात की राजनीति से दूर किया गया था, आपको बता दें। लेकिन आज सुबह से हलचल बड़ी तेजी से थी कि नितिन पटेल मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और इतना ही नहीं, पटेल समुदाय से आने वाले नितिन पटेल, जो कि बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते थे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, आनंदीबेन पटेल की सरकार में, उन नितिन पटेल ने आज दोपहर में 11:30-12 बजे से बाकायदा इंटरव्यूज देना शुरू कर दिया था। और एक इंटरव्यू तो सबसे पहले मुझे ही दिया और उन्होंने उस इंटरव्यू में बाकायदा बधाई स्वीकारी और कहा कि वो भावी मुख्यमंत्री के तौर पर बात कर रहे हैं जब मैंने उनको बधाई दी। इन सब हालात के बीच में उस 12 बजे से लेकर और शाम को 4 बजे जो विधायक दल की बैठक हुई, सब कुछ जैसे बदल गया। 4 बजे की बैठक 5:30 बजे शुरू हो पाई, लेकिन ये जो 1.5 घंटे थे, इस 1.5 घंटे ने नितिन पटेल के सर पे रखा ताज जैसे उठाया और विजय रूपानी साहब के सर पर जैसे पहना दिया। वो विजय रूपानी जिनके बारे में माना जा रहा था कि वो शायद इस रेस में है ही नहीं। जो नाम चल रहे थे उसमें पुरुषोत्तम रूपाला का नाम था, उसमें अमित शाह जी का नाम आ गया था, नितिन पटेल साहब का नाम चल रहा था, लेकिन अचानक से बाजी पलटी, गेम पलटा। ऐसा खेल हुआ जो शायद नितिन पटेल को भी अब तक समझ में नहीं आया होगा कि कैसे ये पास आती कुर्सी उनके नीचे से खींच ली गई हो। इन सब के बीच ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी बीते 2 साल में, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है और वो दिल्ली आए हैं, इन 2 सालों में गुजरात में बहुत से ऐसे आंदोलन हुए जिसने सरकार को बाकायदा कटघरे में खड़ा किया। चाहे वो हार्दिक पटेल के द्वारा शुरू किया गया पटेलों के आरक्षण का मामला हो, या फिर हाल ही में ऊना में हुई वो घटनाएं जिस घटना में दलितों पर अत्याचार किया गया और उसको लेकर भी गुजरात सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। इन तमाम समीकरणों के बीच में अब रूपानी साहब और पटेल साहब, जो कि एक सीएम बन रहे हैं, एक डिप्टी सीएम बन रहे हैं, इस जोड़ी को, इन तमाम आंदोलनों को खत्म करना है और बीजेपी की लोकप्रियता जो कि तेजी से कमजोर हुई बताते हैं, उसको मजबूत बनाना है। क्या ये संभव हो पाएगा? आम आदमी पार्टी भी धमक देने वाली है गुजरात के चुनावों में। कांग्रेस इस बार पुरजोर तरीके से जोर लगा रही है गुजरात विधानसभा को लेकर। इन तमाम समीकरणों के बीच में ये जो नई जोड़ी है, ये जो नया एक्सपेरिमेंट किया गया है, पटेल को डिप्टी सीएम और रूपानी साहब को सीएम बनाकर, क्या ये सफल होगा? इस पर करेंगे, लेकिन पहले वो दिन भर का घटनाक्रम देखते हैं कि कैसे बीजेपी के अंदर आज जमकर, खासकर गुजरात बीजेपी के अंदर जमकर आज उठापटक मची रही। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। विजय रूपानी सरकार करेगी बीजेपी का बेड़ा पार। इस मीटिंग में आदरणीय आनंदीबेन जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए विजय रूपानी इनका नाम प्रस्तावित किया। गुजरात को 2 साल के भीतर ही एक नया मुख्यमंत्री मिल गया। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष विजय रूपानी को बीजेपी विधायक दल ने अपना नेता चुना और अब वो राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। शुक्रवार शाम 1.5 घंटे देर से शुरू हुई बैठक वक्त से ज्यादा चली, क्योंकि सुबह से ये खबर पुख्ता थी कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नितिन पटेल को चुन लिया गया है। सोशल साइट से लेकर मीडिया तक पर नितिन पटेल मुख्यमंत्री मान लिए गए थे। यहाँ तक कि IBN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में नितिन पटेल ने मुख्यमंत्री बनने की बधाई तक स्वीकार कर ली थी।
उन्होंने 15 मिनट के इंटरव्यू में भावी मुख्यमंत्री के तौर पर ही बातचीत की थी। सुनिए आप भी। गुजरात के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे नितिन भाई पटेल का सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं इस नई खुशी के लिए, इस नए मौके के लिए जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको नितिन भाई। थैंक यू, धन्यवाद। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि शुक्रवार शाम तक स्थिति बिल्कुल पलट जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी, पार्लियामेंट्री बोर्ड और पीएम मोदी की तरफ से गुजरात के सीएम के नाम पर अंतिम मुहर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को ही लगानी थी। अहमदाबाद में विधायक दल की बैठक से पहले अमित शाह, आनंदीबेन, बीजेपी के सह राष्ट्रीय संगठन मंत्री वी सतीश, आरएसएस कोटे से राज्य बीजेपी में महामंत्री भीखू दलसानिया के बीच बैठक शुरू हुई। ये हाई वोल्टेज बैठक 1.25 घंटे तक चली। इस बैठक में शाम 5 बजे तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नितिन पटेल के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। सूत्रों की माने तो आनंदीबेन नितिन पटेल के नाम पर सहमत थी, लेकिन अमित शाह विजय रूपानी के नाम पर मुहर लगाना चाहते थे। गुजरात को पूरा देश का रोल मॉडल बनाने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे और आज माननीय आनंदीबेन जी ने ये प्रस्ताव रखा और बाकी लोगों ने समर्थन दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। माना जा रहा है कि विजय रूपानी की जगह अब राज्य बीजेपी अध्यक्ष किसी पटेल समुदाय के नेता को बनाया जा सकता है। गुजरात में तेजी से बदलती सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या विजय रूपानी दलितों पटेलों को साथ लाकर गुजरात में बीजेपी को उबार पाएंगे? एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल, क्योंकि आपके जवाबों का मुझे इंतजार है। बीजेपी की स्थिति गुजरात में वाकई में संदेह के घेरे में है। ऐसे में नया मुख्यमंत्री नहीं जोड़ी। हमारा आज का सवाल यही है कि क्या विजय रूपानी दलितों और पटेलों को साथ लाकर गुजरात में बीजेपी को उबार पाएंगे? अगर आपको लगता है हाँ उबार पाएंगे तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमें 51818 पर आप भेज सकते हैं। #HTP और विजय रूपानी सरकार के जरिए भी आप अपनी राय और सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं IBN खबर के फेसबुक पेज पर और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर। आगे बढ़ते हैं। मेहमानों का मैं परिचय कराऊं। सबसे पहले आपके साथ हमारे साथ संबित पात्रा साहब है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजीव त्यागी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। प्रोफेसर बद्री नारायण जी हैं हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में। एक और संघ मामलों के जानकार और प्रोफेसर भी हैं अवनिजेश अवस्थी जी, आप हमारे साथ हैं। और जिग्नेश मेवानी मेरे साथ हैं। इस वक्त गुजरात में बड़ा दलित आंदोलन खड़ा करने में जिग्नेश का खासा महत्वपूर्ण रोल है। आप सबके साथ बातचीत की शुरुआत करूं आपकी इजाजत से। 2 मिनट की बातचीत मैंने हार्दिक पटेल के साथ रिकॉर्ड की है अब से कुछ देर पहले, वो मैं सुनवाना चाहता हूं। हार्दिक पटेल के साथ जो बातचीत हुई, क्योंकि हार्दिक पटेल आने वाले वक्त में गुजरात की राजनीति में खासा दखल रखने वाले चेहरे बन सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने 21-22 साल की उम्र में पाटीदारों को लेकर एक पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया और पहली बड़ी मुसीबत आनंदीबेन सरकार के सामने पेश की थी। पहला सवाल जो हमने उनसे पूछा सीधा सा कि नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपको लगता है कि आप रूपानी साहब से, नई सरकार से बातचीत करेंगे, कोई हल निकलेगा? बातचीत के लिए आप ओपन है कि नहीं है? वो तो अमित शाह के द्वारा बनाए गए, पहले भी हम बात तो करना ही चाहते थे गवर्नमेंट से, लेकिन किसी भी प्रकार का हल नहीं होता इन लोगों के प्रश्नों से, तो बात करने का मतलब क्या है? अगर ये लोग ये आरक्षण के मुद्दे पर सही तौर पर हल निकालेंगे तो जरूर बातचीत करेंगे। क्या रूपानी साहब जो कि पाटीदार समुदाय से नहीं है, नितिन पटेल जो कि पाटीदार समुदाय से थे, आपके साथ बातचीत भी कर रहे थे, आपको लगता नहीं कि इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? रूपानी साहब आपके लिए फायदेमंद होंगे क्या? का राजनीति हम नहीं चाहते और किसी भी प्रकार का सीएम हो, लेकिन राज्य के निर्माण, किसान, महिला और युवाओं के लिए काम करेगा, उसे हम सही तौर पे से इस राज्य के कमांड दे सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हार्दिक, जैसा कि मैंने बताया, नितिन पटेल साहब से दिन में हमारी बातचीत हुई थी। उस इंटरव्यू में उन्होंने बाकायदा ये बात कही थी, हालांकि अब वो डिप्टी सीएम है, सीएम तो रूपानी साहब बन रहे हैं, कि वो ईसीबी वाला मुद्दा जो कि हाईकोर्ट से रिजेक्ट हो गया, उसको उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी, अपील करेगी
और यहां तक उन्होंने कहा कि हम हार्दिक पटेल जैसे, लालजी भाई पटेल जैसे लोगों के साथ बातचीत करना चाहेंगे और कोई रास्ता निकालना चाहेंगे। आपका क्या रुख रहेगा? एबीसी का जो मुद्दा है वो संविधान के तौर पर नहीं है और हम नहीं मानते कि उसे सुप्रीम कोर्ट मान्य रखेगी, उसे खारिज कर देगी। लेकिन नितिन पटेल को तो पहले एक ही बात है कि उनको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी लॉलीपॉप भी पूरे राज्य के समाज को दी है, आज उन्हीं को बीजेपी ने लॉलीपॉप अच्छी दी है। बड़ी बात कह रहे हैं आप कि नितिन पटेल साहब ने आपको लॉलीपॉप दी और उनको लॉलीपॉप मिली, और आप कह रहे हैं कि नितिन पटेल क्योंकि उप मुख्यमंत्री बना देगा इन मौके पर तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर नई सरकार आपकी मांगों के आगे नहीं झुकती है तब आपका रुख क्या होगा? चुनाव सर पर है। तो आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन तो हर राज्य में चलते हैं लोकशाही के तौर पर, तो गुजरात में भी चलेंगे। लेकिन अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी 2017 में उसका जवाब मिलेगा आपको। आंदोलन चलता रहेगा। शुरुआत करूंगा इसी पॉइंट से। तमाम मेहमानों के साथ हमारे साथ संबित पात्रा है। संबित, हार्दिक पटेल साफ कह रहे हैं कि नितिन पटेल को लॉलीपॉप दी गई, उनको इस्तीफा देना चाहिए और सीधे तौर पर यह आंदोलन आगे भी चलता रहेगा, वो अपने रुख पर कायम है। संबित पात्रा। देखिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। स्वाभाविक रूप से सबका अधिकार है कि अपने विषयों को लेकर वो आंदोलन कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, वो अगर लोकतांत्रिक तरीके से कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करते हैं तो ठीक है, वो अपना आंदोलन करेंगे। हमारा काम सरकार के रूप में एक परिपक्व रूप से उनको समझाना होगा, बुझाना होगा, वो हम अपना काम करेंगे। यहाँ मेवानी जी भी बैठे हैं, उनके लिए भी मैं यही कहूँगा। देखिए, ये हम एक ही देश के नागरिक हैं। आपको किसी चीज की आवश्यकता है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम सरकार में हैं, स्वाभाविक रूप से हाथ जोड़ के आपके साथ बैठेंगे, आप जो कहेंगे उसको सुनेंगे। जो संविधान के दायरे में हो सकता है वो जरूर करेंगे। हार्दिक पटेल पर देशद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं। हार्दिक पटेल जिसने 22 साल की उम्र में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, 6 महीने के भीतर उस हार्दिक पटेल पर आपने 2 देशद्रोह के मुकदमे, वो 9 महीने अभी जेल में रह के आए। कहां बातचीत का रास्ता है? कहां बातचीत का रास्ता सुलझाने की कोशिश की गई? संबित पात्रा। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, आप हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को तो मानते होंगे सुमित जी। ये मुकदमा अगर चलिए बिना वजह के लगा दिया गुजरात सरकार ने, तो हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन सबको मना कर सकती थी, इन सबको नकार सकती थी, एफआईआर तक स्क्वैश कर देती है, लताड़ सकती थी सरकार को, मगर ऐसा नहीं किया गया। और आप कह रहे जेल में रख दिया, ये कोई डिक्टेटोरियल कंट्री नहीं है, ये लोकतंत्र और संविधान के आधार पर चलने वाला कंट्री है। इसलिए मैंने बार बार कहा, जो भी किया जाए वो संविधान के दायरे में किया जाए। ऐसे बातचीत की जाती है? आप वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, नहीं, आरक्षण चाहते हैं अपने समुदाय के लिए, आप उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे? नहीं, सुनिए सुमित जी, हम लगा देंगे अगर देशद्रोह का मुकदमा केवल गुस्से से या किसी प्रकार का एक एजेंडा रख के। तो हमारे देश में सेशन कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों कोर्ट चुप रहेंगे, बोलेंगे ठीक है हम इसको जेल भेज देंगे। ऐसा नहीं होता है सुमित जी। अगर कुछ विषय रखे गए कोर्ट के सामने, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने जेल भेजा, तो कोर्ट ने उसमें किसी ना किसी प्रकार का एक लॉजिक देखा होगा, उसके बाद ही कोर्ट ने काम किया होगा। दूसरी बात है कि बातचीत तो आप खुद ही कह रहे हैं कि नितिन पटेल बातचीत कर रहे थे, दोनों सरकार और पटेल समुदाय के बीच बातचीत कर रहे थे, वो खुद भी उसी समुदाय से हैं, तो स्वाभाविक रूप से बातचीत तो पहले भी चल रही थी, बातचीत चलेगी। और बड़े परिपक्वता के साथ मैं कह रहा हूं, हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, दायरे में रहकर हम सबको काम करना है। नहीं, पर लीडरशिप चेंज के बाद मेरा सवाल जिग्नेश जी आपसे है। जिग्नेश साहब, लीडरशिप चेंज हो गया, आनंदीबेन चली गई, जिनसे आपकी बहुत शिकायत रही आपके दलित समुदाय की, आपको लगता है कि विजय रूपानी आपके घावों पर मरहम लगा पाएंगे और ये बीजेपी के लिए एक अच्छा मूव हुआ है आज जो लीडरशिप चेंज हुई है? देखिए, हमें इस सरकार से फिलहाल जिस तरह का उनका रवैया है कोई उम्मीद नहीं है, बेहद ही निराश किया है। इस गुजरात मॉडल ने भी हमें बेहद निराश किया है। दलित समुदाय के लोग, हमने जो 31 जुलाई के महासम्मेलन में जो डिमांड्स रखी, वो दलित समुदाय के लोग बहुत लंबे अरसे से खड़ी कर रहे थे गुजरात सरकार के सामने, लेकिन गुजरात सरकार में दलितों का कोई सुनने वाला नहीं। तो आज नौबत ये आई है कि दलितों को रोड पर उतरने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा। हमारे लिए तो आनंदीबेन हो या विजय रूपानी हो, हमारी जो लेजिटिमेट डिमांड्स है वो मान ले, हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा।
लेकिन उनका रवैया एकदम जड़ है, जक्की है, वो हमारी डिमांड को मानना नहीं चाहते। उसी की वजह से हम लोगों को आज पूरे गुजरात की जनता को, पूरे दलितों को एक मंच पर लाकर आंदोलन की भूमिका में आने के लिए एक पदयात्रा का आयोजन करना पड़ रहा है। मैं आज भी गुजरात की सरकार को कह रहा हूँ कि मृत पशुओं का निकाल का काम जो दलित समुदाय के लोग नहीं करना चाहते, उनको आप जमीनों का आवंटन करिए, ताकि जाति व्यवस्था ने उनके ऊपर जो काम थोपा है उनमें से उनको मुक्ति मिले। इंपॉर्टेंट बात है। अवनीश जी, मैं आपको लेके आऊंगा डिबेट में। दलितों ने आंदोलन खड़ा कर दिया है, जिग्नेश के ऐसे तमाम लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं कि अब हम वो काम नहीं करेंगे जो हमको जाति व्यवस्था के तहत सौंपा गया था। हम जानवरों की खालें नहीं उतारेंगे, हम गायों का, मरी हुई गायों को का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, उनकी स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी, हम लोग मैला नहीं ढोएंगे, हमको बराबरी का अधिकार चाहिए। आपको लगता नहीं कि दलितों का आंदोलन, पाटीदारों का आंदोलन और ये दोनों ग्रुप, आपने हार्दिक की बात सुनी, आपने जिग्नेश की बात सुनी, ये बीजेपी के लिए मुसीबत बनने वाला है चुनावों में? सुमित जी, जो बीजेपी के लिए मुझे मुसीबत का सवाल बनने वाला है उसका जवाब तो संबित देंगे या बाकी लोग दे सकते हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया और जिग्नेश ने जो सवाल उठाया, ये सवाल महत्वपूर्ण है। बात, दुखदाई बात यह है या दुर्भाग्य से जो हमारे समाज की समस्याएं हैं उनका हल राजनीतिक दल नहीं दे पाते। एक बात, राजनीतिक व्यवस्था में ढूंढा जाता है उनका हल, ये उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य है। वास्तव में जो सामाजिक समस्याएं हैं, हमको एक समाज के रूप में, भारतीय समाज के रूप में उन समस्याओं से निजात पाने की कोशिश करनी चाहिए। दुर्भाग्य से पिछले 60-70 वर्षों में स्वतंत्रता के पश्चात इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम, इस तरीके की कोई भी बेहतरीन कोशिश बहुत छोटे स्तर पर हुई है, लेकिन एक जिस व्यापक स्तर पर समाज में होनी चाहिए थी, और उसमें राजनीति का जितना हस्तक्षेप बढ़ता गया इन सामाजिक समस्याओं को लेकर के, वो ज्यादा दुखदायी रहा। इसलिए आज जितने बड़े रूप में दिखाई दे रही है, मैं जिग्नेश की इस बात से सहमत हूं कि जो लोग ये काम नहीं करना चाहते, कोई इस देश के लोकतंत्र में संविधान के हिसाब से उनको वो काम करने के लिए मजबूर करना, विवश करना ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी, उससे ज्यादा बड़ी बात है, 1000 वर्षों का कम से कम। जी अवनीश जी बोलिए। सिंपल सी बात है, दलित नाराज है अभी भी जी, पाटीदार नाराज है अभी भी, लीडरशिप आपने चेंज कर दी। सर सुमित जी, आप सुमित जी प्लीज, मैं आप मुझसे राजनीतिक बात करेंगे। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। आपने सामाजिक व्यवस्था की बात की, अगर आज की तारीख में इन दोनों वर्गों को गुजरात में जगह नहीं मिली, इंपॉर्टेंस नहीं मिली, कि इनमें नाराजगी आई, तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? सामाजिक व्यवस्था की बनेगी कि राजनीतिक व्यवस्था की? मैंने कहा आपको, जिनके हाथ में कमान रही वो लोग बिल्कुल 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 सुमित जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं बात वही कह रहा था कि दुर्भाग्य से इन सामाजिक समस्याओं को राजनीतिक चश्मे से, राजनीतिक दृष्टि से देख करके अपने अपने हिसाब से इन समस्याओं से जितना लाभ मिल सकता था उसको देखने की कोशिश की गई है। इस 70 वर्षों में देश में स्वतंत्रता के पश्चात एक समाज के रूप में, भारतीय समाज को जिस रूप में खड़ा होना चाहिए था, कोई भी व्यक्ति हो, देश की राजनीति ने उसका सचमुच उसको जिस स्तर तक ला दिया है, उसके लिए हम सब लोग दोषी हैं ना। उसके लिए राजनीति भी मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मेरे से राजनीतिक किसी व्यक्ति के बारे में पूछेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक आदमी को एक स्टेट का कैप्टन बनाया गया है, उस कैप्टन की जिम्मेदारी है ये। नहीं, अरे मैं कह रहा हूं कि विजय रूप आप नाम से लेके करेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर सरकार की जिम्मेदारी है, राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है, तो निश्चित रूप से। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं कि नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? नहीं, इसलिए नाम महत्वपूर्ण नहीं है, बात हमारी राजनीतिक दृष्टि महत्वपूर्ण है। अगर राजनीतिक दृष्टि हमारी ठीक है तो हम सही रास्ते तक आगे पहुंचेंगे। प्रोफेसर बद्रीनारायण और राजीव त्यागी। राजीव जी, पहले मैं आपके पास, फिर प्रोफेसर साहब आपके पास आता हूं। राजीव जी, आपको लगता है कि ये जो नया फॉर्मूला है सीएम और डिप्टी सीएम, एक नॉन पटेल दूसरा पटेल, एक नॉन दलित दूसरा पटेल, एक जैन समुदाय से आने वाला और दूसरा पटेल, ये जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है, लीडरशिप ने की है, ये कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर देगी? देखिए सुमित जी, ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है कि वो किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग करती है, किस तरह से किसको चीफ मिनिस्टर बनाती है, किसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाती है। ये नितांत उनका निजी मामला है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, आनंदी पटेल भी काम कर रही थी, अब ये नई टीम आई है, दिल्ली से गुजरात गवर्न होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी गुजरात से आते हैं और देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी गुजरात से आते हैं।
तो ये कह देना कि मोदी साहब की जिम्मेदारी नहीं है या मोदी साहब की इसमें कहीं कोई गलती नहीं है या अमित शाह साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ये नितांत ही बिल्कुल एक वेग आइडिया होगा और इसको हवा में उड़ाने वाली बात होगी। अब आती है बात, आपने जो विषय रखा है कि दलितों की या पाटीदारों का आंदोलन या गुजरात के विषय में, कुछ मैं आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा गुजरात के विषय में। गुजरात आज देश में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के मामले में 12वें नंबर पे है, जो कि पहले कभी कभी 6ठे नंबर पे हुआ करता था। गुजरात आज पॉवर्टी के मामले में जिस तरह से दिक्कत है वो 14वें नंबर पे है। गुजरात आज शिक्षा के जो औरतों की शिक्षा के मामले में है वो 15वें नंबर पे है। गुजरात आज शिशु मृत्यु दर में, जो बहुत चौंकाने वाली बात है, वो 17वें नंबर पे है। मतलब शिशु मृत्यु दर इतनी ज्यादा है कि 17वें नंबर पे स्टेट है गुजरात। तो ये सब चीज आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि गुजरात निश्चित रूप से जो मॉडल बेचा गया देश को वो बहुत बेहतर मॉडल नहीं था। और जिस तरह से लेबर वेजेस हैं गुजरात में, उस हिसाब से गुजरात को एनेमिक स्टेट कहा जाता है लेबर वेजेस के मामले में। लेबर कौन लोग बाग होते हैं, ये किसी से छुपा नहीं हुआ, ये वो लोग बाग होते हैं जो समाज में पिछड़े लोग बाग होते हैं। राजीव जी, मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज। राजीव जी, आपने बहुत से पैरामीटर्स बताए और किसी भी पैरामीटर में, सुनिए ना, आपसे पूछ रहा हूं राजीव जी, किसी भी पैरामीटर में भारतीय जनता पार्टी रूल्ड गुजरात का स्टेट, जिसके पास पिछले 2000 से लेकर अब तक ये स्टेट देख रही हो पार्टी, एक भी पैरामीटर पर बिल्कुल निम्न स्तर पर नहीं था। कहीं 14वें पे है, कहीं 17वें पे है। जो भी आपने कहा, आपके आंकड़े, आप उन आंकड़ों के आप ही जिम्मेदार हैं। मेरा कहना यह है कि अगर गुजरात पूरी तरीके से फ्लॉप है आपके मुताबिक, तो हर पैरामीटर पर सबसे नीचे क्यों नहीं है? और आप उन स्टेट्स के नाम क्यों नहीं ले रहे जो गुजरात से भी निम्न है? और क्या उन स्टेट्स में कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं क्या? नाम बताएंगे उनके आप? मैं आपसे एक सवाल करूंगा सुमित जी, क्या आप उस चैनल की टीआरपी से अपनी तुलना करेंगे जो नीचे है? तुलना हमेशा ऊपर के स्टेट से होती है माय डियर सर। मेरा आपसे निवेदन यह है कि जो उच्च स्टेट है, जो अच्छे स्टेट है, उनसे गुजरात की तुलना मैंने बताई है। नीचे के स्टेट से तुलना क्यों होगी? कहां बताई आपने? अच्छे नीचे वाले स्टेट्स को भी ऊपर बढ़ना चाहिए। अच्छे कौन से हैं, खराब कौन से? एक सेकंड, अच्छे स्टेट्स कौन से? अच्छे स्टेट्स, देखिए अच्छे स्टेट, क्या अच्छे स्टेट दिल्ली नहीं है? क्या दिल्ली अच्छे स्टेट नहीं था? क्या महाराष्ट्र अच्छा स्टेट नहीं है? नहीं, आप अपने हिसाब से बताइए, आपके पास आंकड़े उसके हिसाब से बताइए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करीब 35% अब आप देश का। स्पेसिफिक बताइए क्या ये या नहीं मैं राजीव जी, ये राजनीतिक दृष्टिकोण जो है ना, ये ठीक नहीं है, ये राजनीतिक ठीक नहीं है। आप आपके पास जो आंकड़े उसके हिसाब से आप बताइए। देखिए, मेरा कहना यह है सुमित जी, क्या एंकरिंग का काम आपने छोड़ करके अजनिमेश जी को दे दिया है? नहीं, मैं सवाल तो कर सकता हूं ना सर। सवाल का जवाब देना है या इनके सवाल का जवाब देना है? आपने मैं अपनी बात सर, आपने एक आंकड़े रखे, आप मुझे मालूम है कि आप जवाब नहीं देंगे। देखिए प्लीज, मुझे मालूम है आप जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उस जवाब में आप बहुत बुरी तरह फंसेंगे। मैंने सरकार के आंकड़े, इसलिए आपको शिकायत हो रही है कि मैं बीच में सवाल क्यों कर रहा हूं। नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। सुनिए, मैं जवाब दे देता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है गुजरात में, मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज, सुमित जी कंप्लीट कर दूं। गुजरात में जो स्थिति है, और गुजरात में विशेष रूप से जो बैठे हैं हमारे दलित समुदाय से जो हमारे दोस्त आते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज से नहीं है, 1925 से यही स्थिति, जब से आरएसएस का गठन हुआ। ये किताब है विचार नवनीत, जो कि गोलवलकर साहब की किताब है। प्रश्न नंबर 350 से मैं एक चीज उल्लेखित करना चाहूंगा जो गोलवलकर साहब ने कही अनुसूचित जाति के लिए और अंबेडकर साहब के लिए। मैं कोट कर रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति के विशेषाधिकार का प्रावधान 1950 में हमारे गणतंत्र की स्थापना से मात्र 10 वर्ष की अवधि के लिए किया था। लेकिन इसके करने के बाद ही आज यह जलन भी दूर होगी, केवल तथाकथित हरिजन ही विशेषाधिकारों का मजा लूट रहे हैं। ये देख लें, गोलवलकर साहब की किताब है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो मोहन भागवत जी ने बिहार चुनाव में जो दलितों के आरक्षण के बारे में टिप्पणी की थी, वो चिंता का विषय है। राजीव जी, आप कहना क्या चाहते हैं? कर्मयोग किताब है, राजीव जी किताब है मोदी राजीव जी, आप कहना क्या चाहते हैं? कर्मयोग जो किताब है, कर्मयोग जो किताब है, कर्मयोग, मैं वही उसी पे आ रहा हूं। कर्मयोग जो किताब है मोदी जी की, उसमें वो कहते हैं, उसमें ये कहते हैं कि जितने भी मेरठ होने वाले वाल्मीकि लोग बाग हैं, वो उसमें बहुत ही आनंद की अनुभूति करते हैं। ये कर्मयोग किताब में आया है। और जो गुजरात में ऊना की घटना हुई, उसके बाद प्रशासन और शासन ने जिस तरह से दलितों के प्रति रवैया रखा,
वो बहुत चिंता का विषय है। मैं अपने दलित भाइयों को बधाई दूंगा कि उन्होंने गांधीवादी तरीके से जिसका भी उन्होंने उदाहरण दिया है उसका जवाब मैं दूंगा। चलाने का काम किया। राजीव जी, राजीव जी अब आप बोल चुके हैं। राजीव आपकी बात हो गई। राजीव जी अब आप बोल चुके हैं। संबित में आ रहा हूँ। राजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राजीव जी आप बोल चुके हैं। मत बोलिए। हाँ मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अब विजेश जी बोल रहे हैं। राजीव जी आप काफी देर से बोल रहे हैं, जवाब सुन लेते हैं। आप ही की बातों पर बोल रहे हैं। अरे ये पूरी किताब मत पढ़िए सर, ये शो खत्म हो जाएगा। अपनी लाइब्रेरी में रखिए, रात को आपके काम आएगा। मैं कहूंगा कि आप अपने चैनल पे दिखाइएगा ना, आपके यूट्यूब चैनल पर जहाँ पे आप लोग आते हैं। एक किताब और दिखा। नहीं मैं बिल्कुल दिखाइए। आप एक क्या 25 दिखाइए, पर मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और ये भी राष्ट्रीय चैनल पर रिकॉर्ड हो गया। राजीव जी क्या आप उन स्टेट्स के नाम नहीं बता रहे जो कांग्रेस रूल्ड है और जहां पर कांग्रेस निम्न स्तर पर है? ये आंकड़े आप कहां से लेके आए, आपने ये नहीं बताया। चलिए ठीक है, मैं आपके आंकड़ों को ऑथेंटिक भी 1 मिनट मान लेता हूँ। आप उन आंकड़ों में कांग्रेस रूल्ड स्टेट का आपने नहीं बताया। आपने उल्टा मुझ पर हावी होने की कोशिश की। बहुत बहुत आपका स्वागत है, खूब हावी होइए एंकर पे। एंकर से सवाल अगर आप नहीं सबको सूट करता है तो एंकर पे चढ़ जाइए, बहुत अच्छी बात है। आप मेरे सवाल का जवाब मत दीजिए। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं आपके अंदर घुस के तो निकाल नहीं सकता हूं। जो आप बोलना चाहे बोलेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं राजीव जी कि जब मैं गुजरात पर बात कर रहा हूं तो आप चीजों को डाइवर्ट करके 1925 में और उसके पहले के ले आने की कोशिश करें और अपने मुद्दों पर बात ना करें। अब निजेश जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गंभीर इल्जाम लगाए राजीव त्यागी ने गोलवलकर साहब की किताब से, नरेंद्र मोदी साहब की किताब से। एग्जैक्टली जवाब दीजिए। वो गंभीर नहीं थे। पहली बात तो ये कि उन्होंने सचमुच ये बात कही कि देश में जब आरक्षण। एक सेकंड, आशुतोष जी थ्रू हो गए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, गुजरात के प्रभारी भी। आशुतोष जी मैं आता हूं अवनीश जी के बाद। राजीव जी मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वाधीनता के अगर 67 साल बाद या 70 साल बाद भी आज अगर देश में मैला ढोने की प्रथा या मैला ढोने की व्यवस्था भी है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैंने कहा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई बदलाव हुआ तो उसका स्वागत करूंगा। आप सुन लीजिए राजीव जी, आप सुन लीजिए राजीव जी, अब आप सुन लीजिए, ये गलत बात है। आप इनका ऑडियो बंद करिए, बीच में नहीं बोलेंगे ये। इस देश के प्रधानमंत्री ने अगर कहा कि देश के हर गांव में एक शौचालय बनेगा तो ये उसका विजन है कि मैला ढोने के लिए मैं नारा नहीं लगाऊंगा कि मैं मैला ढोने की व्यवस्था खत्म करूंगा। उसने काम करके कहा कि हर एक गांव में अगर शौचालय बनेगा तो मैला ढोने की व्यवस्था अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये होता है विजन, ये होता है देश के नेतृत्व का विजन, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए था। देश में अगर आरक्षण की व्यवस्था 10 साल के लिए थी तो अंबेडकर जी को उम्मीद थी कि 10 साल में इस देश में उन सभी जातियों का वो मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिल पाया। इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? राजीव जी, ये अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण ये जो है आपकी ऐसे मौके पे बद्री जी का कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी मुझे मौका देंगे तो जरूर बोलूंगा। राजीव जी हाँ बिल्कुल दूंगा। आशुतोष जी भी है, बद्री जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। बद्री जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप गुजरात में दलित समुदाय को, संबित में आऊंगा प्लीज, दलित समुदाय को लेकर और पाटीदारों को लेकर कामयाब नहीं रही, असफल रही? बिल्कुल एकदम ये सत्य है कि गुजरात में दलित समुदाय काफ़ी नाराज़गी है और पटेलों में भी है। और देखिए उसका कारण ये है कि एक तो गवर्नेंस होता है, गवर्नेंस के थ्रू कम्युनिटी को खुश रखना। दूसरा होता है सोशल इन्वायरमेंट ऐसा बनाना जिसमें कि दमन उत्पीड़न की घटनाएं कम हों। और गुजरात में ही क्या पूरे देश में आपने देखा होगा कि दलितों में को लेकर जो माहौल बना है, क्योंकि बीजेपी के स्ट्रक्चर में ऐसे लोग हैं जिनका की मानसिकता में दलित एक बहुत मतलब दलित को लेकर के बहुत रिगार्ड नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट नहीं है। वो समाज के डोमिनेंट ब्राह्मणिकल के चेतना से ग्रसित लोग हैं और वो उसमें हैं और उन्होंने वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। जैसे दयाशंकर सिंह के मामले में दिख गया, अभी हैदराबाद में वो दिख गया। तो वो गुजरात में भी जिन लोगों ने मारा उन दलितों को जो ये काम कर रहे थे, बड़ी मुश्किल स्थिति है सुमित जी इन दलितों की कि एक तरफ तो वो अगर वो नारा मवेशी ना करे, मुर्दा मवेशी ना फेंके तो मारा जाता है कि फेंक क्यों नहीं रहे हो, ये तुम्हारा काम है, कास्ट ऑक्यूपेशन है, तुम करो। जब वो करते हैं तो उनको मारा जाता है कि देखो ये तुम इसमें गाय मरा हुआ गाय वो कर रहे हो। तो वो जाएं तो जाएं कहाँ? उनके पास अच्छा लाइवलीहुड की समस्या है, उसको छोड़ें तो क्या हो, लेबर बने। लेबर में एक तरह की शहरी अनिश्चितता है। उस बात ब्रिजेश जी कह रहे हैं, उस बात को मानेंगे? सामाजिक समस्या ज्यादा है, नहीं सामाजिक के स्तर पर हम लोगों का भला नहीं। सामाजिक समस्या भी है और साथ साथ राजनीतिक है, इसलिए क्योंकि जो कहते हैं ना कि जैसा आप आम बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। अगर आपने पूरे इन्वायरमेंट में ऐसा सारे गौरक्षा आंदोलनों की जो
पता नहीं कहां से ढेर सारे संगठन खड़े हो गए हैं। से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये अवस्थी जी मुझे बात खत्म कर प्लीज मुझे ये बात मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे कह तो बोल नहीं रहा हूं मैं। अच्छा मुझे कहने तो दीजिए मेरी बात। नहीं आपने कहा कि ये गोरक्षा उससे पहले तो समस्या नहीं थी ना ये। मैं कह रहा हूं ये समाज का वो तबका जो डोमिनेंट है, ब्राह्मणिकल है, बीजेपी में बड़ी संख्या में है, वो उसका परिणाम है। और अब मैं एक और बात बता रहा था जो आपने रोक दिया मुझे। मैं ये कह रहा था कि ये सारी जो ये आज गोरक्षा आंदोलन के नाम पर 50 संगठन खड़े हो गए हैं, ये क्या ये अनायास हैं, स्पॉन्टेनियस हैं? नहीं, इनका रूट है और इनका रूट कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद के आंदोलनों से है, कहीं ना कहीं संघ और भारत। संबित जी जवाब दीजिए, विजय जी मान रहे हैं, संबित जी बोलना चाह रहे हैं। संबित जी बिल्कुल मैं इसका जवाब चाहता हूं कि क्या अनायास और स्पॉन्टेनियस खड़े सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। नारायण जी मुझे बोलने दीजिए। नारायण जी कभी आपको रोका नहीं, कभी आपको रोका नहीं, बीजेपी के दो लोगों ने अभी सवाल उठाए हैं, मैं दोनों का मैं जी हाँ नारायण जी मैं जवाब दे दूं। हाँ देखिए, पहले तो राजीव भाई ने कुछ सवाल उठाए और उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए। मैं उन आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता हूं, मगर जो राजीव भाई ने कहने की कोशिश की कि गुजरात मानो एकदम सबसे पिछड़े पायदान में है, 29 स्टेट्स में से लगभग सबसे पिछड़ा स्टेट गुजरात है। अगर वाकई राजीव भाई ने जो आंकड़े दिखाए अगर वैसा है गुजरात का हालत, तो गुजरात में तो कांग्रेस को उतरकर आंदोलन करना चाहिए। मैंने आज तक गुजरात के विषय में कांग्रेस को आंदोलन करते हुए नहीं देखा। मैंने आज तक राहुल गांधी को गुजरात पर एक सवाल पूछते हुए नहीं देखा, बल्कि राहुल गांधी आराम की नींद सो रहे हैं संसद में, अर्थात अच्छे दिन आए हुए हैं तभी तो सो रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक नारायण जी का, देखिए नारायण जी एक चिंतक है, उन्होंने कुछ विषय रखे कि दलितों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है क्योंकि बीजेपी में ब्राह्मणिकल लोग बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं आपको तथ्य दे दूं, सबसे ज्यादा मैं पूरा कर लूं कि मनुस्मृति अपार्टमेंट गुजरात में पूरा कर लूं। नारायण जी मैं पूरा कर लूं। सुमित जी अच्छी बात नहीं है, आप देखिए सुमित जी आपको सबको मौका दे रहा होगा। हम नारायण जी के बीच में नहीं बोल रहे थे, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे पूरा जवाब देने दीजिए। नारायण जी, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के अगर एमपीज किसी पार्टी से हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी से है, यह भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। आपको जहां तक दलितों के ऊपर अत्याचार का विषय है, कब से दलितों पे अत्याचार हो रहा है ये अभी तो आपको पता है, हजारों वर्ष से ये चला आ रहा है। 2002 में झज्जर में 5 दलितों को गाय के चमड़े को उतारने के लिए हरियाणा में जिंदा जला दिया गया, भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी। आज ही कानपुर में एक दलित को मार दिया गया पुलिस थाने में, किसकी सरकार है वहां पर? वहां भाजपा की सरकार नहीं है। चंद दिनों पहले, अभी 2 हफ्ते पहले बिहार में 2 दलितों के मुंह में पेशाब कर दिया गया क्योंकि वो बाइक लेके जा रहे थे। किसकी सरकार है वहां? जेडीयू की सरकार है। मगर अगर दलित चिंतक इसको सिलेक्टिव करेंगे कि नहीं केवल मोदी जी, देखिए मोदी जी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो ब्राह्मणिकल नहीं है। नहीं ब्राह्मणिकल अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप कंपेयर करिए कांग्रेस के नेतृत्व को दूसरे पार्टी के नेतृत्व को। प्रधानमंत्री खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, गरीब भी हैं और पिछड़े भी हैं, वो दर्द ज्यादा समझते हैं। मगर आप अगर इसको सेग्रीगेट करेंगे, बिहार में अगर हो रहा है तो ठीक है, उसके बारे में नहीं बोलूंगा, गुजरात में हो रहा है तो मैं मोदी जी को घेर लूंगा, तो ये फिर ये आपके काम को खराब कर रहा है। सुन लीजिए अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, एक तो होती है सरकार और एक जो अभी हम एक सामाजिक संरचना की बात कर रहे थे, और सामाजिक संरचना में अगर आप वायलेंस को अपने इंस्टिगेट करेंगे अपनी पॉलिटिक्स के तहत तो और समाज टूटेगा। ऊपर से आप सामाजिक समरसता की बात करेंगे, लेकिन वही लोग जाकर के जो एक तरफ सामाजिक समरसता की बात करते हैं दूसरी तरफ जाके दलितों को गाली देंगे और मारेंगे। नहीं वो 2000 तो ये एक ही साथ, और अब देखिए एक ही साथ दोनों चीज संभव नहीं है। आज से 5 साल पहले झज्जर और क्या यह अनायास है कि बीजेपी के आने के बाद ढेर सारे गौरक्षा संगठन खड़े हो गए, ढेर सारे बेटी बचाओ संगठन खड़े हो गए, ढेर सारे वायलेंस घटनाएं लगातार बढ़ी हैं दलितों पर। 1925 से तो भाजपा तो 1980 में बनी है। सरकार से ज्यादा मुझे लगता है संगठन बिल्कुल नहीं, राजनीति है, बिल्कुल नहीं। आप एनसीआरबी के डाटा को देखिए, गुजरात में कम हुआ है, तथ्यों के आधार पर बात करिए। जो 1500 के आसपास है काम कर रहे हैं, उनकी भूमिकाओं को भी तो देखिए इसमें। सर, संघ के आनुषंगिक संगठन और संघ दलितों के बीच में सबसे ज्यादा काम करती है। वही तो कह रहा हूं, एकल विद्यालय 50 लाख से अधिक दलित बच्चों को शिक्षा देती है। ये दोनों कैसे संभव है? और दोनों होगा तो वायलेंस बढ़ेगा। कोई गाली नहीं दे रहा है। आपकी एक बात सिलेक्टिवली देख, एक सोशल इविल को रिफॉर्म करना चाहिए, उसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी तो सच है कि जो संघ कर रहा है वो तो कर रहा है, उस इलाकों में जाके काम करना, उनको उनका अपलिफ्टमेंट की कोशिश करना,
ऐसी कोशिश कहीं और होती दिखाई देती है आपको? देखिए बहुत सारे उस चीज को आप इग्नोर कर दे रहे हैं और ये आप इसका सीधा ब्लेम बीजेपी पर डाल दे रहे हैं नहीं कि ये जो मारपिटाई हो रही है वो बीजेपी से जुड़े लोग कर रहे हैं। देखिए हर किस सबूत के आधार पर? मैं बता रहा हूँ, हर संगठन, हर पार्टी और पार्टी का कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो आरएसएस बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, सबको दलित चाहिए और सब दलितों के बीच जाके काम करते हैं। काम करने के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन उससे ये बात नहीं हो जाती कि वायलेंस दलितों पर क्यों बढ़ा। वो तब बढ़ता है जब आप एक खास तरह की मनोवृत्ति का विकास करते हैं जी। और जो मनोवृत्ति है वो मनोवृत्ति ये है कि एक तरफ आप कहते हैं कि सामाजिक समरसता हमें दलितों को मिलाना है, लेकिन दलित अपने लाइफ स्टाइल में नॉन ब्राह्मणिकल है। आप उसको ब्राह्मणिकल फ्रेम में बांधना चाहते हैं क्योंकि आपकी जो ब्राह्मणिकल, मैं कह रहा हूं ना कि मनुस्मृति अपार्टमेंट, मनुस्मृति कॉलोनी, ये आज के समय ये गुजरात में ही संभव है। कहाँ, कब बनी है? अरे अभी अहमदाबाद में। कब बनी? अरे अभी है। नहीं, किसने? अपने सरकारी है ये? नहीं सरकारी नहीं, बहुत सारी वहाँ पे बहुत तो गुजरात के समाज को सरकार की बात में, समाज की भी बात कर रहा हूँ मैं अभी समाज की बात। अब सरकार आप पूरे गुजरात को गाली दे रहे हैं। नहीं गुजरात को मैं नहीं गाली दे रहा हूं। आप पूरे गुजराती समाज, नहीं बद्री जी, आप पूरे गुजराती समाज, नहीं आप गलत गुजराती समाज पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो डोमिनेंट ब्राह्मणिकल तबका है वो गुजरात में है, वो चाहे जहां भी है उसको उसकी आलोचना होनी चाहिए और उसको कोई बचा नहीं सकता। आपने पूरे गुजराती समाज पर आरोप लगाया है। इस बात से नहीं बच सकता कि वो दलितों पर दमन की मनोवृत्ति बना रहा है और दलितों पर दमन की मनोवृत्ति इस तरीके की, ये राजनीति नहीं है। बीच में आप दोनों तरीके का चिंतन दोनों प्रोफेसर प्लीज, अवनिदेश जी, बद्री जी, अवनिदेश जी, बद्री जी, एक मिनट आगे बढ़ते हैं। आशुतोष जी, मैं 3 बार आवाज लगा चुका हूँ। ये आरोप इनको वापस लेना पड़ेगा कि ये आप सिर्फ गुजरात में ही संभव है। मैं कह रहा हूँ आशुतोष जी, पड़ेगा। कैन आई हैव आशुतोष जी ऑन द स्क्रीन? अवनिदेश जी, बद्री जी, प्लीज। आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आशुतोष जी, अवनिदेश जी, लेट आशुतोष जी, आप दोनों की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। आप दोनों की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। मैं आशुतोष जी सवाल पूछ रहा हूँ। आशुतोष जी, ये जो नई आपकी आवाज नहीं जा रही है, क्यों आप लोग विवाद कर रहे हैं? प्लीज फिर अरे बद्री जी, अवनिदेश जी, प्लीज, आप दोनों प्रोफेसर हैं, आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, फिर क्यों इस तरीके से बात कर रहे हैं? प्लीज आशुतोष जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरे ख्याल से कम 8 बार मैंने नाम लेके कोशिश की कि आपसे सवाल कर सकूं। रूपानी और पटेल, ये जो जोड़ी है, ये दलित और पाटीदार की जो नाराजगी है उसको किस हद तक दूर कर पाएगी, वो भी तब जबकि आप खुद चुनाव लड़ने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं इस बार गुजरात में? देखो सुमित, इस पूरे घटनाक्रम को नए संदर्भ में समझना पड़ेगा। इस वक्त गुजरात के अंदर 3 बड़े आंदोलन चल रहे हैं। पहला आंदोलन दलितों को लेकर चल रहा है और अभी 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अहमदाबाद से ऊना तक दलितों का एक पूरी पदयात्रा चल रही है। जी हाँ, जिग्नेश, और लाखों की संख्या में लोग। दूसरा, आपने पिछले दिनों देखा दलितों का एक पटेलों का एक आंदोलन चला और उसका फलितार्थ यह हुआ कि उसके नेता हार्दिक पटेल को देशद्रोह का मुकदमा करके उनको जेल के अंदर डाल दिया गया और यहां तक कि उनके घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी पुलिस ने घर के अंदर की। यह दूसरा आंदोलन चल रहा है। तीसरा आंदोलन वहां चल रहा है, वहां पे शराबबंदी के खिलाफ चल रहा है। दुनिया में मालूम है कि गुजरात के अंदर जो है शराबबंदी है, शराब बिकती नहीं है, लेकिन शराब वहां खुलेआम बिकती है, खुलेआम मिलती है और लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लोगों के परिवार उसके खिलाफ एक आंदोलन वो ओबीसी समुदाय का चल रहा। अब आप कहेंगे गुजरात का ये मॉडल है जिसमें वहां ओबीसी नाराज है, जिसमें वहां दलित तबका नाराज है, जिसमें वहां पटेल नाराज है। अब आप समझिए कि दलितों का मुद्दा कितना बड़ा क्यों है। और बीजेपी दरअसल गुजरात के अंदर दलितों को अपने साथ मानती ही नहीं है। इसलिए जो घटना 11 जुलाई को ऊना में हुआ, उससे करीब 20 दिन पहले राजुला नाम की जगह 50 किलोमीटर वहां दलितों के साथ इसी तरीके से जम के पिटाई हुई। जैसे ऊना में पिटाई हुई वैसे दलितों के साथ पिटाई। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
11 जुलाई को ऊना में पिटाई होती है, 17 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि पुलिस की जानकारी में था। लेकिन जब मीडिया के सामने मसला आया, जब इनको लगा रही तो नेशनल मुद्दा बनता जा रहा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, तब इन्होंने आनंद फानंद में पिटाई। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो दलित के बच्चे अस्पताल के अंदर भर्ती थे उनमें से 4 बच्चों को जबरदस्ती अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। उनमें से 2 बच्चों के 2 लड़के जो थे उनको खून की उल्टियां हुई, दोबारा उनको राजकोट अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। यह है बीजेपी का दलित प्रेम। इसलिए क्योंकि दलित उनको वोट नहीं देते, इसलिए अल्पसंख्यक तबका उनको वोट नहीं देता, और अब पटेल समुदाय उनको नाराज है। इसलिए आज की तारीख में यह समझना पड़ेगा पटेल क्यों नाराज है। वहां पे शिक्षा का स्तर, शिक्षा के बारे में मोदी ने कोई ध्यान नहीं दिया, शिक्षा नहीं हुई, संबित पात्रा जवाब दीजिएगा। नौकरी नहीं है, और जो बच्चे शिक्षा पटेलों के समुदाय के बच्चे जिन्होंने पढ़ाई कर ली, उनके लिए नौकरी नहीं, इसलिए बच्चे सड़क के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। तो उनके ऊपर संबित पात्रा, बीजेपी ने जिन 2 नए चेहरों पर कमान सौंपी है वो भी उसी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो आनंदीबेन की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी की सरकार रही हो। वहां पे नितिन पटेल भी थे, वहां पर विजय रूपानी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में कैसे भरोसा आएगा? संबित पात्रा जवाब दे दे, राजीव जी फिर आप आइएगा। संबित पात्रा। मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए सुमित जी, आपके साथ मेरा डिबेट करते हुए बड़ा लंबा सफर रहा है। मुझे याद है जब 2014 में हम लोकसभा के लिए डिबेट करते थे तो इसी प्रकार का माहौल बनता था कि गुजरात का जो मॉडल है वो फेल्ड है। गुजरात में लोगों को जबरन पकड़ के जो है वोट कराया जाता है। गुजरात के लोगों पर नरेंद्र मोदी भीषण अत्याचार कर रहे हैं, और उसका नतीजा हमने 2012 में भी और 2014 में भी देखा है। देखिए देखिए एक परिपक्वता होती है, मैं मन में मुस्कुरा रहा था कि जितनी बार ये ऑपोजिशन पार्टी गुजरात 2002 गुजरात ये सब कहते हैं, उतनी बार हमारी जीत होती है। नरेंद्र मोदी इज अ साइलेंट वर्कर। 15 साल तक गुजरात में, 13 साल तक गुजरात में साइलेंटली गवर्नेंस को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और जहां तक उसके बाद गुजरात, देखिए 2 वर्षों में गुजरात विश्व का सबसे खराब स्टेट तो नहीं बन गया जिस प्रकार से यहां प्रोजेक्शन किया जा रहा है। तो एक राजनीति करने की कोशिश हो रही है। और जहां तक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का सवाल है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का सवाल है, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप कांग्रेस को उठा लीजिए। परसों आप देखिए लीडरशिप क्या है कांग्रेस की। शंकर सिंह वघेला जी को 700 करोड़ रुपए के स्कैम के लिए उन पे इंक्वायरी बैठ जाती है। आप और दूसरा कोई बता दीजिए, कोई लीडरशिप कांग्रेस के पास हो तो। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मैं उस पर तूतू मैमे में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता हूं। उनको पहले दिल्ली में संविधान पढ़ने के लिए हाईकोर्ट ने कल ही कहा है, पहले वो संविधान को पढ़ ले, बाकी बाद में जाके सब जगह चुनाव लड़ें। वो इस प्रकार की बातें करते हैं, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है। हम वहां सीरियस रूप से गवर्नेंस कर रहे हैं, और जब आप गवर्नमेंट में होते हो बेकार की चिल्ला चोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए बीजेपी का जो सीरियस गवर्नेंस है उसका नियम क्या है? उसका नियम यह है कि दलितों को खुलेआम कैमरे के ऊपर पीटा जाए, 3 घंटे तक पीटा जाए, और पुलिस बाकायदा वहां पे मौजूद रहे, पुलिस की लाठी से पीटा जाए। और जब ये बच्चे प्रोटेस्ट करें तो 400 से 500 दलित बच्चों को, पटेल बच्चों को बाकायदा जेल के अंदर बंद किया जाए। जैसे दलितों के बच्चों को, उसी तरीके से पटेलों के परिवारों को अहमदाबाद के अंदर उनके घर के अंदर घुसकर महिलाओं के साथ पिटाई की गई, और 500 से ज्यादा बच्चे अभी भी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, वो जेल के अंदर बंद है। जब इनको लगा कि अब बीजेपी गुजरात के अंदर हार जाएगी, तब आनंदीबेन पटेल अभी हाल के अंदर 396 बच्चों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की बात की है। सवाल इस बात का नहीं है, गुजरात की गरिमा, गुजरात का गौरव नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बगैर है। बीजेपी ने गुजरात के गौरव को खत्म करने का काम किया। 6 करोड़ लोगों के माथे पर कलंक लगाने का काम इन लोगों ने किया बीजेपी ने। अन्यथा दलितों के साथ जो पिटाई हुई, पटेल के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ जिस तरीके देशद्रोह का मुकदमा किया गया, और आज भी राजस्थान के अंदर उनको अपने घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो मैं बार बार कहना चाहता हूं, क्या हार्दिक पटेल आतंकवादी है? और एकनाथ खड़से जो महाराष्ट्र के अंदर मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, अब वो दाऊद इब्राहिम से बात करते हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगेगा। लेकिन हार्दिक पटेल अगर कुछ अपने समुदाय की बात करेगा तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। गुजरात के गौरव को कलंकित किया है, उसको बदलने अभी जवाब दे देता हूं। नहीं, राजीव त्यागी, संबित में आता हूं। राजीव त्यागी, आपके पास कौन सा बड़ा चेहरा है? जी सुनिए संबित जी। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के पास अनेक चेहरे हैं। उसका एक उदाहरण मैं दे देता हूं कि 2015 में लोकल बॉडी के चुनाव को कांग्रेस ने स्वीप किया,
और कांग्रेस पूरे गुजरात में जीती थी। इसका उदाहरण आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, चुनाव आयोग के सर्टिफिकेशन से भी मिल जाएगा। इससे पता चल सकता है कांग्रेस की पॉपुलरिटी ग्राफ में कितनी रूप से कितनी बेतहाशा वृद्धि हुई है। अब आ जाइए आप, मैं 2 SC/ST प्लान की बात करूंगा, थोड़ा सा 2-3 टेक्निकल चीज प्रस्तुत करूंगा और मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, तो उम्मीद करूंगा सब सुन लेंगे। दलितों की भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी ने 15 जो बजट प्रस्तुत किया था 14-15 में, वो 50,548 करोड़ का था SC/ST प्लान, जिसको घटा करके अब 38,000 करोड़ कर दिया गया है 2016-17 के बजट में। एक हम बिल लेके आए थे 2013 में, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्ट्रेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2013। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक 448 करोड़ रुपए की सालाना बजट राशि प्रावधान की थी, जो मोदी सरकार ने इस बार घटा के 10 करोड़ रुपए कुल कर दी है। जिस तरह से SC/STs के स्कॉलरशिप प्रोग्रामों को किल किया जा रहा है, यह साजिश है कि SC/STs अपनी शिक्षा अधिकार ना प्राप्त कर पाए और वो हम लोगों के साथ खड़े ना हो पाए समाज में। और जो सबसे बड़ी बात है, मानसिकता की बात मैं अब करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो मोहन भागवत जी RSS प्रमुख हो, चाहे वो VK सिंह साहब का बयान दलितों के बारे में हो, चाहे वो श्रीमती मधु मिश्रा जी का बयान, मैं ये जानना चाहूंगा जिग्नेश मेवानी से, जो कि दलित समुदाय की लड़ाई लड़ रहे हैं, मार्च पे निकले हुए हैं। जिग्नेश, क्या कांग्रेस बेहतर ऑप्शन थी दलितों की भलाई के लिए? जो बात राजीव त्यागी बोल रहे हैं, जिग्नेश आप इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस बेहतर ऑप्शन है? जिग्नेश, आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी के जिग्नेश, राजीव जी 1 मिनट। दलित भाइयों को नहीं, पिछले प्रताड़ित करने का काम इतने सालों का दलितों का अनुभव देखे तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दलितों के लिए। लेकिन आज हमारा जो आंदोलन है, उसके अगुवाई करने वाले कार्यकर्ता के तौर पे मैं संदीप पात्रा जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कुत्ते के मरने पे ट्वीट करते हैं, लेकिन आज तक ऊना के पीड़ित परिवार के लिए उनके मुंह से 2 लफ्ज नहीं निकले। 2002 से 2014 के उनके शासनकाल के दौरान 14,000 से ज्यादा एट्रोसिटी की वारदात हुई, कभी भी विक्टिम दलित फैमिली के वो घर नहीं गए। 16, 17 और 21 साल के 3 दलित लड़कों को सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के थानगढ़ में, जिसे वो कोई आतंकवादी हो, गुजरात की पुलिस ने AK-47 राइफल से मार डाला। मोदी जी उस वक्त विवेकानंद विकास यात्रा लेकर गए थे, उनके घर पूछने तक नहीं गए। गुजरात में 55,000 दलित मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा सैनिटेशन वर्कर है जिनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है। आज हमारी डिमांड क्या है? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो दलित मैला ढूंढना नहीं चाहते, जो दलित जाति व्यवस्था ने से थोपा हुआ काम में से मुक्ति चाहते, उनको सारी सरकारी जवाब का आवंटन कर दो। आशुतोष जी, राजीव त्यागी जी और सबके विकास के नारे में मानते हैं तो हमारी मांगों का स्वीकार करिए। अभी ये कहने देंगे देखिए जिग्नेश भाई, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप एक आंदोलन कर रहे हैं। मोदी जी की मुख से मैं जवाब दे दूं प्लीज, मैं जवाब दे दूं, लास्ट 1 मिनट जवाब दे दूं। हाँ जिग्नेश भाई, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप एक आंदोलन को आप आंदोलन को लीड भी कर रहे हैं, दलितों के विषय को आगे रख रहे हैं। जो भी आपके डिमांड से जरूर सरकार उस पर चिंतन करेगी और जो बेस्ट है वो सरकार जरूर करेगी, ये आश्वासन आप जरूर लेके जाइए। दूसरी बात, आपका कहना कि मोदी जी ने ट्वीट नहीं किया या किसी के घर नहीं गए, देखिए 2 तरह के लीडर होते हैं, एक होते हैं खाना पूर्ति करने वाले और दूसरा होते हैं कर्म करने वाले, काम करने वाले। खाना पूर्ति करने वाले बहुत है कि जो पॉलिटिकल टूरिज्म है वो तो आप देख ही रहे हैं देश में किस तरह से पनप रहा है, केवल जाना, फोटो खिंचाना और भूल जाना। आप सर प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए, इतना सर ऐसे चिल्लाइए मत, जवाब दीजिए ना। अरे शांत हो जाइए। राजीव त्यागी जी, आप एंकर बन गए क्या? जवाब दूंगा, अभी आप ही सवाल कर रहे थे, आप बोलने देंगे तभी तो दूंगा। राजीव जी 1 मिनट, लोगों के लिए राजीव जी 1 मिनट, करोड़ का बजट था, उसको 10 करोड़ रुपए क्यों किया मोदी सरकार ने? हाँ राजीव जी, अभी मैं बोल लूं, देखिए प्लीज, ठीक है, मैं बोल लूं कृपया करके, मैं यहाँ चिल्ला चोट करना नहीं चाहता हूँ। जवाब दीजिए नहीं, अरे रुक जाइए राजीव जी, ऐसे मत होइए, शांत हो जाइए राजीव जी। मोदी जी की मुख सहमति वो कुछ वो सो रहे हैं, सोने दीजिए उनको, इतना चिल्लाइएगा तो राहुल जी जग जाएंगे। प्रतिबंध लगाएंगे। अरे भैया इतना जोर जोर चिल्लाएंगे, राहुल गांधी सो रहे हैं, जग जाएंगे। मत संबित, I have 30 seconds to you. संबित प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं ट्वीट किया? आप एक काम करिए राजीव जी, संबित पात्रा, प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं दुख जताया, क्यों नहीं ट्वीट किया? संबित पात्रा, अरे आप राजीव जी को समय दे दीजिए, या तो उनका साउंड डाउन कर दीजिए या मुझे बुलवा लीजिए, दोनों में से। संबित पात्रा प्लीज स्पीक। सुमित जी मैं बोल लूं? हाँ, नंबर 1, मैंने आपको कहा कि ट्वीट करना
ये महत्वपूर्ण है, फोटो खिंचाना ये महत्वपूर्ण है, या जिस प्रकार गर्मी के समय जब गर्मी पड़ती थी उस समय एक एक गांव में जाके 10-10 दिन बैठ के दलितों के गांव में एक एक लड़की को वहां से निकालकर स्कूल में भर्ती करवाना, वो महत्वपूर्ण है। मैं आप जिग्नेश भाई से पूछता हूं, जिग्नेश भाई, मोदी जी 10 वर्ष तक गर्मियों में जब 45 डिग्री टेम्परेचर होता था वहां गांव में पूरे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर एक एक दलित के गांव से लड़कियों को लेकर स्कूल में भर्ती कराया कि नहीं, उनके लिए टॉयलेट बनाया कि नहीं? और मैं आपको बताता हूं, चूंकि मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूं, यही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बंद कमरे में हम सबको कहा कि आप पहला काम ये करिए, कोई भी व्यक्ति अगर मैला ढोने का काम कर रहा है उसको रोकना है, उसके लिए आंदोलन करिए। देखिए, हिंदुत्व का एजेंडा चलाए जो कंप्लीटली एंटी दलित है। 1590 गांव में 96 टाइप्स की अनटचेबिलिटीज डिस्कवर हुई, एक भी मामले का कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। जिग्नेश भाई, गुजरात के कानून में प्रावधान है, उसके मुताबिक किसी के बीच में मैं माफी चाहूंगा। सॉरी एंड थैंक यू सो मच। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है प्रोफेसर साहब, आपसे भी माफी चाहता हूं। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि चाहते हैं कि 1 घंटे का इस ब्रेकलेस शो में कुछ कंक्लूजन निकले, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कटता हुआ लाइव टीवी पर देखना नहीं चाहता है। सब एक दूसरे की बात को काटना चाहते हैं, अपनी बात को कटते देखना नहीं चाहते हैं। अमूमन इसीलिए डिबेट शोज में जो अक्सर मेरे पास सवाल आते हैं कि कंक्लूजन क्यों नहीं निकलता, इसीलिए नहीं निकलता कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए हमारे शो में ये फोरम है, ये जगह है कि हम आपसे सवाल पूछते हैं और आपके जवाब जो होते हैं वही मूड दिखाते हैं कि क्या नतीजा निकला इस पूरी बहस का। हमारा सवाल था कि क्या विजय रूपानी दलितों पटेलों के साथ लाकर गुजरात में बीजेपी को उबार पाएंगे? हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं। 62% हाँ कहते हैं, 38% नहीं में जवाब देते हैं। यानी काफी लोग हैं जो अभी भी ये मानते हैं कि उबार नहीं पाएंगे, पर ज्यादातर की राय थी कि उबार पाएंगे। ट्विटर का पोल जो कि ट्रांसपेरेंट है, आप जाके आईबीएन खबर के हैंडल पर चेक कर सकते हैं। 74% लोग कहते हैं कि विजय रूपानी दलितों और पटेलों को साथ लाकर गुजरात में बीजेपी को उबार पाएंगे, ऐसा वो मानते हैं। 74% लोग, ज्यादातर लोग। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में इतना ही।